Hello, dear class 12th students. Welcome to all of you in my class Relations and Functions. Dear students, मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छी तरह समझ आए। अब क्लास देखा जाए। इस चैप्टर्स में ये चूँकि आपने हो सकता है 11th में पढ़ा हो, 11th का ही है, 11th में दिया हुआ है। तो पहले मैं समझता हूँ कि नंबर्स के बारे में थोड़ा पहले बता दूँ, उसके बाद फिर हम लोग इसमें बात करेंगे टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन। और नंबर्स जितने हैं 1 2 3 4 5, ये सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं और इनको एक सेट के रूप में लिख दिया जाए तो यही हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैपिटल एन। अगला नंबर्स होते हैं द सेट ऑफ होल नंबर्स। जीरो इंक्लूड कर दीजिए इसमें, जो नेचुरल नंबर्स हैं तो उसमें जीरो और इंक्लूड करके और अगर हम सेट बना दें तो ये हो जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स, जिसका सिंबल क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है। और नेक्स्ट है हम लोगों का सेट ऑफ इंटीजर्स। जीरो हुआ, +1 -1 +2 -2 +3 -3, और इनका अगर हम सेट बना दें तो ये हो जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। कभी भी आए कैपिटल जेड तो आपको समझना चाहिए कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। इन्हीं में से नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, इन नंबर्स का अगर हम अलग एक सेट बना दें तो ये कहलाता है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। जेड के ऊपर क्या बन गया है, माइनस बन गया है, देखिए जेड माइनस। उसके बाद नेक्स्ट सेट है इन्हीं सेट ऑफ इंटीजर्स में हम पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 लेके और एक नया सेट बना दें तो ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसके ऊपर जेड प्लस कहीं लिखा होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और आप देख रहे हैं कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेम हो जाते हैं। तो जहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जहाँ एन लिखना हो, एन की जगह हम जेड प्लस भी लिख सकते हैं। उसके बाद इन्हीं में से सेट ऑफ इंटीजर्स में से इवन नंबर्स जीरो को इवन माना जाता है, ध्यान रखिएगा। +2 -2 +4 -4, चूँकि 2 से डिविजिबल हैं इसलिए इवन हुए, और इनका एक सेट बना दें तो ये हो जाता है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑड नंबर्स को, जैसे ऑड नंबर्स कौन से हैं, ऑड इंटीजर्स कौन से हैं, +1 -1 +3 -3 +5 और -5 एंड सो ऑन। तो इनका एक सेट बना दें तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। नेक्स्ट हम लोगों का रेशनल नंबर्स आप लोगों ने बहुत छोटी क्लासों से भी पढ़ते आ रहे हैं, ये भी सब नंबर्स पहले के पढ़े हुए हैं, लेकिन हमने सोचा कि ये एक पास कलेक्ट कर दिए जाए। अगर स्टूडेंट्स को ध्यान ना हो तो ये ज़रूरत पड़ा करती है और आगे तक हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद रेशनल नंबर्स आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, कि नंबर्स विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers। और अगर हम उनका सेट बना दें, देख लीजिए सेट के रूप में लिख दिया गया, आप लोग सेट का 11th में पढ़ा होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा क्योंकि इसे टेबुलर फॉर्म में प्रॉपरली लिखना संभव नहीं होता है। तो देख लीजिए लिखा है कि द सेट ऑफ दोज नंबर्स विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called set of rational numbers। और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल Q। तो कहीं भी कैपिटल Q आए तो आपको समझना चाहिए कि इट इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। एंड नेक्स्ट सेट है द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, मतलब द नंबर्स विच कॉन्ट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, मतलब जो नंबर्स रेशनल नहीं होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स x सच दैट x बिलोंग नॉट बिलोंगिंग इन q, मतलब जो रेशनल नहीं है वो कौन से होंगे, इरेशनल। जैसे √2 हुआ, √3 है, √5 है, इस तरह के नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स अब हम लोग करेंगे रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स करेंगे, जिसका सिंबल क्या है, कैपिटल R। कैपिटल R कहीं आता है तो समझना चाहिए कि इट इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और सेट ऑफ रियल नंबर्स होता क्या है, अगर हम रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर्स लेके एक नया सेट बना दें तो द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैपिटल R, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल R एंड इट इज़ द सेट ऑफ बोथ रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो नंबर्स दो ही तरह के डिवाइड हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में भी आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है। तो अब देखें हम लोग, नेक्स्ट देखा जाए, अब हम लोग थोड़ा सा ये ऑर्डर्ड पेयर्स, ओके। तो ऑर्डर्ड पेयर्स भी समझना ज़रूरी है क्योंकि इसमें आगे जो भी हम रिलेशंस के बारे में करेंगे उनमें इनका रोल है। तो देखिए सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर्स।
वास्तव में ऑर्डर्ड पेयर्स है क्या? एंट्रीज का जो एंट्रीज हैं उनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिनके प्लेसेस क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स में दो एलिमेंट्स का ऑर्डर फिक्स होता है। अब एक एलिमेंट एक सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। तो देखिए क्या लिखा है, एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ एंट्रीज, ऐसे एंट्रीज का पेयर है हुज कंपोनेंट्स ऑकर इन फिक्स्ड ऑर्डर। यानी ये दो एंट्रीज का ऐसा पेयर, मतलब ये हो गया दो एंट्रीज का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिनके प्लेसेस क्या हैं, फिक्स हैं, ये फिक्स ऑर्डर में लिखे जाते हैं। अब देखिए इसको समझा एग्जाम्पल के द्वारा। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ओके। और ऑर्डर्ड पेयर मतलब इस तरह लिखा जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट में ए कमा बी, जहाँ स्मॉल ए कहाँ का है, सेट ए का एलिमेंट है, और स्मॉल बी कहाँ का है, सेट बी का है। तो इस तरह का जब हम कॉम्बिनेशन लिख देंगे, किस तरह के कॉम्बिनेशन में, इस तरह का स्मॉल ब्रैकेट में ए कमा बी, तो ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर, ओके। जहाँ पे ए जो है वो कौन सा कहलाता है, फर्स्ट एलिमेंट, और बी क्या कहलाएगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर कहा जाएगा, ओके। ये ध्यान रखना कि इसके जो फिक्स हैं ऑर्डर, इसका मतलब ए और बी के अगर हम प्लेस बदल दें तो सर्टेनली ऑर्डर्ड पेयर विल बी चेंज्ड, निश्चित है ये बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी ए। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी और ऑर्डर्ड पेयर बी ए इक्वल होता है तो निश्चित है कि ए इज इक्वल टू बी होगा, ओके। तो जनरली ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर बी ए, और इक्वल कब हो सकता है, जब ए इज इक्वल टू यहाँ बी हो, ओके। अब देखिए यहीं पे क्या गया है कि अगर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, ए कॉमा बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी, तो सर्टेनली ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट किसके बराबर होगा, फर्स्ट एलिमेंट के, और सेकंड एलिमेंट किसके बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट के। तब हम ये b इज इक्वल टू डी और a इज इक्वल टू सी, तब जाके ये इक्वल कहे जाएंगे, अदरवाइज दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल नहीं होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट, ये भी आपका 11th का सीखा हुआ, बट यहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी बताना ज़रूरी है, और रेफरेंस में दिया होता है, ये निश्चित है। तो सबसे अब सीखना है कि व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। आखिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता क्या है, और हम लोग दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये सीखना है, ओके। तो देखिए यहाँ से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हम लोग सीखेंगे, ओके। तो इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ए कॉमा बी, जहाँ पे ए किसका एलिमेंट है, सेट ए का, बी कहाँ का है, सेट बी का, तो वो दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, ओके। ध्यान दीजिए क्या कहा गया है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ए कॉमा बी, मतलब ए सेट और सेट ए और सेट बी से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उन सब का एक सेट बना दिया जाए तो वो कहलाता है, दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। समझ में आ गया? मतलब हमने क्या कहा कि दो सेट्स ए और बी हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और उन दोनों सेट के एलिमेंट से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनका सेट एक नया बनाया जाएगा और वो कहलाएगा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। उसको किससे डिनोट किया जाएगा, ए क्रॉस बी से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी, जहाँ पे ए कहाँ का एलिमेंट है, सेट ए का, और बी कहाँ का एलिमेंट है, सेट बी का। और अगर हम बी क्रॉस ए लिख दें तो इसका मतलब बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। स्मॉल बी किसका है, सेट बी का। ध्यान रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर जब हम लेंगे तो पहले प्लेस पे पहले सेट का एलिमेंट्स रहेगा और दूसरे प्लेस पे दूसरे सेट का एलिमेंट्स रहेगा। ए क्रॉस बी हमने किया है यहाँ देखिए, तो ए पहले सेट का एलिमेंट है और बी दूसरे सेट का एलिमेंट्स है। तो ये और ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उनका सेट ही क्या कहलाता है, टू सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा, ओके, कि दो सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते कैसे हैं, ओके। देखिए सेट ए है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3, और सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी, और हमें इन दोनों सेट्स का क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और बी में ए बी हैं। ध्यान रखना है ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ कि सेट ए के एलिमेंट्स पहले और सेट बी के एलिमेंट्स बाद में, और इन
5 एलिमेंट से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वही ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ से हमने ए का एलिमेंट क्या लिया 1, 1 के साथ बी का एलिमेंट क्या लगा दिया ए, तो 1a, 1 के साथ बी का एलिमेंट 1b, फिर 2 के साथ लीजिए 2 का ए के साथ, फिर 2 का बी के साथ, यहाँ देखिए 2 का ए 2 का बी के। अब ए का तीसरा एलिमेंट कौन सा है 3, तो 3 का ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर और 3 का बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स, कुल कितने 6 बनेंगे। m इंटू, जैसे ए में अगर p एलिमेंट्स हैं और n में b में q एलिमेंट्स हैं तो दोनों के प्रोडक्ट एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स के इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। क्रम से बनाएंगे, कहीं पर सारे बन जाएंगे। अगर b क्रॉस a निकालना होगा तो इसका मतलब b के एलिमेंट पहले रखेंगे और a के एलिमेंट बाद में। b के एलिमेंट्स क्या a के साथ क्या 1 2 3 को लगा देंगे, यानी a1 a2 a3, और b के साथ भी पहले 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से b1 b2 b3। तो ये b क्रॉस ए हो गया, यानी b क्रॉस ए में b के एलिमेंट पहले ऑर्डर पेयर में लिखे जाएंगे और a का बाद में, और a क्रॉस b में a के एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे और b के एलिमेंट्स बाद में, और जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उन सब का सेट बना दिया जाए तो वही क्या होगा a क्रॉस b होगा, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ओके, एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे a के एलिमेंट क्या है p q r, b के एलिमेंट्स क्या है 1 2, तो a का एलिमेंट p के साथ 1, p के साथ 2, यहाँ देखिए दो ऑर्डर पेयर बन गया, q के साथ 1 और q के साथ 2, दो और बन गए, फिर r के साथ 1 और r के साथ 2, यानी कुल कितने हो गए 6 हो गए। तो इस तरह से ये जो हमने एक सेट बना दिया इन सब का, यहाँ पे देखिए सेट बना दिया गया है, तो r के साथ भी हमने 1 और 2 बना दिया था, तो कुल a क्रॉस b इन सभी ऑर्डर पेयर का जो सेट बना दिया गया है उन्हीं को कहते हैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऐसा, और बी क्रॉस ए अगर निकालेंगे तो बी के एलिमेंट्स पहले, मतलब क्यू और आर पहले रखे जाएंगे, और सॉरी क्यू 1 और 2 पहले लिखे जाएंगे और पी क्यू आर बाद में। तो 1 के साथ पी, 1 के साथ क्यू, 1 के साथ आर, 2 के साथ पी, 2 के साथ क्यू और 2 के साथ आर, और इस तरह से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं उनका हमने ये सेट बना लिया, तो उसी को कहा जाएगा बी क्रॉस ए। ओके, उम्मीद करें समझ में आ गया, समझ में आ जाना चाहिए, सिंपल है, कुछ नहीं। देखिए मैथ पढ़ने का एक सबसे बड़ा तरीका होता है कि आप दिमाग से निकाल दें कि ये चीज़ कठिन है। कभी कभी दिमाग के जोर बहुत स्टूडेंट बना लेता है, अपने ऊपर दबाव बना लेता है। एक तो मैथ के नाम पे दबाव बनाता है, नहीं ये दबाव नहीं बनना चाहिए, मैथ के नाम पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना दबाव बना लेता है कि चैप्टर 1 कठिन है, चैप्टर 2 सरल है, चैप्टर 3 कठिन, नहीं ये सब नहीं होना चाहिए। हर चीज़ें आसान होती हैं यदि समझ में आ जाए, हर टॉपिक आसान होता है यदि समझ में आ जाए, और हर एक टॉपिक कठिन होता है यदि समझ में ना आए। इसलिए मैथ पढ़ने का तरीका है बिल्कुल रिलैक्स होके हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी की तरह से पढ़िए, हिंदी की तरह से पढ़िए, टेक इट इजी, बहुत आसान लीजिए इसे। दिमाग में भ्रम बिल्कुल ना बनाइए कि ये कठिन है ये आसान है, ये नहीं, इस तरह का भ्रम नहीं फैलाना है, दिमाग में नहीं पैदा करना है। जैसे देखिए फिर हमने जो ऊपर जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए हैं, तो अगर हम मान लें कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है p और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं q, मतलब सेट ए में p एलिमेंट्स हैं और सेट बी में q एलिमेंट्स हैं, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी a क्रॉस b में जो n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, a क्रॉस b में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे p q होगा उनके। फॉर एग्जाम्पल यदि a में 5 एलिमेंट्स हैं, b में 3 हैं, तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा 15। इसका मतलब a क्रॉस b में मतलब दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 15 एलिमेंट्स होंगे, राइट। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो जनरली ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह के लिए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ये यूजफुल हो सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि इफ़ a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, ये अगर दोनों इक्वल होंगे, जनरली a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये इक्वल हैं तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दैट, इसको क्या पढ़ते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दैट a इज इक्वल टू b, यानी a इज इक्वल टू b होगा तो a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल होंगे, और या कह सकते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a होगा तो a इज इक्वल टू b होगा। एंड इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी, सॉरी एम्प्टी सेट, फाई इज इक्वल टू आप जानते हैं एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट मतलब द सेट हैविंग नो एलिमेंट। तो यदि a क्रॉस b में कोई एलिमेंट नहीं तो निश्चित है कि या तो a नॉन एम्प्टी वो सॉरी एम्प्टी रहा होगा या b एम्प्टी रहा होगा, तभी जाके a क्रॉस b एम्प्टी आएगा। उसके बाद यदि a नॉन एम्प्टी सेट है, b भी नॉन एम्प्टी सेट है, a इज नॉट इक्वल टू फाई का मतलब a नॉन एम्प्टी, b भी नॉन एम्प्टी है, तो निश्चित है कि उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा नॉन एम्प्टी ही होगा। ओके, और फिर से नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि a या b में अगर कोई इनफाइनाइट है,
ए हो इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट मतलब जिसके नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट संख्या में होते हैं जिनको हम काउंट ना कर पाएँ। तो अगर ए इनफाइनाइट हो या बी इनफाइनाइट हो तो निश्चित है कि उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट ही आएगा। ओके, अब हम लोग इसमें मेन जो चैप्टर्स है रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो रिलेशंस के बारे में वैसे तो जनरली ये तो मैथमेटिकल रिलेशंस यहाँ बताया गया है, उसमें हम जो कॉमन रिलेशंस होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जोड़ के बताएंगे। रिलेशंस, इसको हिंदी में संबंध मतलब रिलेशंस, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेट की भाषा में रिलेशंस समझेंगे। एक दो एग्जाम्पल में हम कॉमन रिलेशंस को भी इसमें जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन कही गई है वो ध्यान दीजिए। सो इजी, इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, टू सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखना ज़रूरी है, तभी हम किसी रिलेशंस पे को आसानी से समझ पाएंगे। जो मैथमेटिकल डेफिनेशन दी जाती है रिलेशंस की वो एक्चुअली में कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही टर्म में दी गई है। देखिए यहाँ पे रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तब अभी जो हम लोगों ने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था ना, इसके सबसेट्स जितने भी ए क्रॉस बी के सबसेट्स बनेंगे दे ऑल आर द रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे सभी के सभी सबसेट्स एक रिलेशंस को सेट ए से सेट बी में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, कोई भी सबसेट्स ध्यान रखना है, और सबसेट्स बनाना 11th में आपने अच्छी तरह सीखा होगा। तो सबसेट मतलब एक या सभी, कुछ या सभी, किसी समुच्चय से कुछ या सभी अवयवों को लेकर बने जो सेट्स होते हैं, यानी सम और वन और मोर या ऑल, वन और ऑल एलिमेंट्स, द सेट फाउंड बाय टेकिंग वन और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, यानी सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड सबसेट्स ऑफ दैट सेट। अगर किसी सेट्स के हम कुछ या सभी अवयव लेके नए सेट्स बनाएं तो जो नए सेट्स बनेंगे दे ऑल आर सबसेट्स। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे दे ऑल आर कॉल्ड रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखिए यहाँ से, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यही भी समझा रहे थे, जैसे आर इज सबसेट एन इक्वल टू ए क्रॉस बी, मतलब रिलेशंस ए क्रॉस बी के क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको समझिए और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास दो सेट्स हैं, कौन कौन से सेट्स हैं देखिए, ए में क्या एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी में क्या है 7 9। हम और ए क्रॉस बी निकालना अभी ऊपर सीख चुके हैं, हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया। आप जानते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। इन 6 में से आप चाहे एक एलिमेंट लीजिए, दो एलिमेंट्स लेके, 3 एलिमेंट्स लेके, चाहे 4 एलिमेंट्स लीजिए या 5 एलिमेंट्स लीजिए और एक नया सेट बना दीजिए, उनको रख दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे हमने आर बनाया, सिर्फ इसमें किसको रख दिया 1 7 और 3 9 को, तो ये रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा। क्यों रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। ओके, इसमें से आप सिर्फ 1 लेके ये आर बना लीजिए। ओके, तो इस तरह से जितने भी ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे सभी के सभी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। देख लीजिए आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके डियर स्टूडेंट्स, बस आज इस क्लास में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन बाय।